नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी ने आज 2.5 मिनट में वो कह दिया है जिसने गुजरात चुनाव का पूरा नक्शा बदल दिया है। वोटर्स का रुख पूरी तरह बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। बाबर, औरंगजेब, खिलजी, देश पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं का जिक्र मोदी ने दिल्ली में किया। मैसेज गुजरात के घर घर तक डिलीवर हो गया। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान समर्थित नारे के आरोप लगे और उसका वीडियो भी गुजरात के हर मोबाइल पर सर्कुलेट हो गया। कांग्रेस ने क्लेम किया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन बीजेपी ने दावा किया राहुल के पीछे एंटी इंडिया स्लोगन सुनाई दिए। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ को डिफेंड कर रहा है? आज की सियासी घटनाक्रम के बाद गुजरात चुनाव का टोन कितना आक्रामक हो चुका है, इस रिपोर्ट से जरा समझते हैं। बीच चुनाव, पाकिस्तान पर तनाव। क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने वाले नारे लगे? राहुल के रोड शो में क्या हुआ, क्या नारा लगा, थोड़ी देर में बताएंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान में किसका जिंदाबाद हो रहा है, मोदी पर क्या कहा जा रहा है। इनके नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पे मजबूर हो चुके हैं। यार वो तारीफ क्यों ना करे, आप मुझे ये बताओ, बनती है तारीफ? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाकई तारीफ के काबिल हैं? यार देखो, वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तारीफ बनती है। मोदी जी की जय हो। मैं जब से पैदा हुआ हूं ना, मतलब जब से होश संभाली है, मैंने इंडिया में 3 वजीर आजम देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनका आया ये सिख आया, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उसका। उसके बाद मोदी को देख रहे हैं। हमने इंडिया के 3 वजीर आजम देखे हैं। नरेंद्र मोदी ठीक है, वो ना उसका बेटी है, ना बेटा है, ना उसका एली है, ना एला है, ठीक है, ना उसकी बीवी, ना कुछ। उसने क्या करना है रख के? वो बेसिकली बना ही इसलिए कि अपनी पब्लिक को वो फैसिलिटेट कर सके। दुश्मन भी है यार, मैं कहता हूं कि दुश्मन भी वो अच्छा होता है जो समझदार हो। उसकी अच्छी बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, वहां भी इंसान बसते हैं। पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे, सुबह शाम मोदी ही कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आरोप है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स पर केजरीवाल की फोटो छप रही है। मोदी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की लहर वाली हेडलाइन फिट हो रही है। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और एक्टर्स गुजरात में केजरीवाल को हीरो बता रहे हैं। केजरीवाल की जीत की शर्त लगा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे ट्वीट्स घूम रहे हैं। पाकिस्तान का हल्ला हिंदुस्तान में कौन मचा रहा है, पहले इसकी पोल खोलते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के खरगोन से निकली। राहुल दिखे, प्रियंका दिखी, कमलनाथ दिखे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वीडियो भी शेयर हुआ, मगर थोड़ी देर बाद उसे डिलीट कर दिया गया। शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वो वीडियो क्यों गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालविया का ट्वीट आया। अमित मालविया ने दावा किया कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। साथ में एमपी कांग्रेस का डिलीट किया हुआ स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया गया। तो क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या राहुल के पीछे प्रो पाकिस्तानी नारे लगे? वीडियो देखिए, खुद अंदाजा लगाइए। बीजेपी ने राहुल का वीडियो घुमाकर अटैक किया तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने काउंटर अटैक किया। वीडियो को ही डॉक्टर बता दिया। देखते ही देखते मोदी विरोधी डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट फट से एक्टिव हो गया। षड्यंत्र और पुरानी स्क्रिप्ट वाला टेक्स्ट फिट होने लगा। मोदी पर हमले के लिए वही पुराना
गालियों वाला तरीका सोशल मीडिया पर घूमने लगा। कोई कुछ भी कहे, मगर गुजरात चुनाव से ठीक पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान की एंट्री का मतलब हुआ कि अब बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। शिवराज के इस ट्वीट से संकेत मिल गए हैं। अमेठी से हमने उन्हें विदा किया, अभी भी देश में घूम रहे हैं। लेकिन आज जब देश में घूम रहे हैं तो एक स्तब्ध करने वाली घटना सामने आई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनकी भारत जोड़ो यात्रा में सुनाई दिए। कोई कल्पना कर सकता है कि ये ढोंग, ये पाखंड कांग्रेस पार्टी करती है कि भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत टूटा है क्या? भारत क्या छिन्न भिन्न हुआ है? जब तक एक एक हिंदुस्तानी के मन में मां भारती है, जब तक एक एक हिंदुस्तानी के प्राण हैं, तब तक ये मां और मातृभूमि छिन्न भिन्न नहीं हो पाएगी। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना कि शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। और यह मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की मानसिकता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ तो दिख रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए जा रहे हैं। गांधी परिवार को तो फुल फुटेज दी जा रही है। लेकिन कथित तौर पर राहुल की यात्रा में भारत तोड़ने वाला स्लोगन गुजरात में कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनने वाला है। और ये सिर्फ इकलौता मुद्दा नहीं है। कुछ घंटों पहले ही एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने गलवान में इंडियन आर्म फोर्सेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी। पाकिस्तानी चैनल्स ने ऋचा चड्ढा को इंडोर्स किया। एक्सट्रीमिस्ट वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर, हिंदुस्तान पर अटैक किया। विडंबना देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ऋचा चड्ढा के बयान की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने पहले मोदी पर हमला किया। फिर जब अक्षय कुमार ने इंडियन आर्मी को डिफेंड किया, ऋचा की सोच को रिजेक्ट किया, तो कांग्रेस के नेताओं ने शटअप वाला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसे भी हाथों हाथ पिक कर दिया और सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि जिस तरह कांग्रेस इंडियन आर्मी को गाली देने वालों का समर्थन करती है, ठीक उसी तरह अपनी यात्रा में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को इंडोर्स करती है। मोदी ने आज बिना नाम लिए, बिना कांग्रेस या राहुल का जिक्र किए अपने विरोधियों का वो चैप्टर खोल दिया जिसे वो पढ़ना नहीं चाहते। बाबर को किसने हीरो बनाया? औरंगजेब को, खिलजी को किसने सबसे बड़ा नायक बताया? मुस्लिम आतताइयों को महान किसने बनाया? देश के गौरवशाली इतिहास को, बहादुर बेटों की गाथाओं को किसने दबाया? मोदी ने 2 मिनट में सब बता डाला। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया। भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है,
विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। मोदी ने जो बातें कही, जिस कॉन्टेक्स्ट में कही, वो सीधे सीधे गुजरात के वोटर्स के लिए एक मैसेज है। मोदी के इस मैसेज का क्या फर्क पड़ा? सबूत आपके सामने है। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट में मोदी ही नंबर 1 है। टॉप 6 में मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 75% से ज्यादा है। मोदी की जैसी पॉपुलैरिटी डिजिटल वर्ल्ड में गुजरात के चप्पे चप्पे पर उससे कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा भव्य मोदी की लहर है। यानी अब की बार भी गुजरात में बीजेपी के लकी मास्कर मोदी ही। बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 125 सीटों का आंकड़ा आसानी से क्रॉस कर जाएगी। कांग्रेस 50 के नीचे आ रही है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। गुजरात के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से जैसी तस्वीरें, जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है अमित शाह भी यही कह रहे हैं। सर, जिस तरह का जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, क्या प्रेडिक्शन आप देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर गुजरात में चल रहा है। मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और उत्साह दिख पड़ रहा है और हम एक बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़े। आप बड़ी प्रेडिक्शन देने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात चुनाव के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैंने कहा ना, हम रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ, सीटों के साथ चुनाव जीतेंगे। यानी एक तरफ मोदी हैं जिनसे गुजरात की पब्लिक खुद आकर जुड़ रही है, दूसरी तरफ राहुल हैं जिन्हें अपनी मूंछों पर ताव देने से ही फुर्सत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, उनके बेटे रेहान और राहुल ही दिख रहे हैं। यानी परिवारवाद का ठप्पा यहां भी लग चुका है। गुजरात की चुनावी टेंशन से दूर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कुचिकू मोमेंट ही ढूंढ रहा है। जीते हैं शान वाले कैप्शन के साथ, वाह राहुल जी वाह ही कर रहा है। गुजरात में फुल कॉन्फिडेंस के साथ वैसे तो केजरीवाल ने भी एंट्री मारी है, लेकिन बीजेपी अब भगवंत मान की फ्लॉप रोड शो का वीडियो घुमाकर पूछ रही है कि इस रोड शो में कितने आदमी थे। और रही सही कसर मोदी की टीम के खिलाड़ी पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुन चुन कर सबकी पोल खोल रहे हैं। जब नरेंद्र भाई की बा को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने अपशब्द कहे और मैं बड़े सोच समझकर गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। नरेंद्र भाई की मां का जो 100 वर्ष की है, उनका अपमान कर शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता होगा हड़ी करी है, आ लोको गम्मे एम बोलशे। लेकिन हमको इस लोकतांत्रिक ढांचे में
बूथ बूथ जाकर गुजरातियों का एक एक वोट भाजपा के पक्ष में लाकर आम आदमी पार्टी के उन क्रूर नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने मोदी को आजमा लिया है लोकसभा के चुनाव में। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि बनारस के लोकसभा के चुनाव में वो मोदी जी को करारी मात देंगे। तो जो खुद हार चुका सामने सामने सीधी जंग में, वो दोबारा जैसे कि गुजराती में अपने कहिए ना धतिंगो करे छे, क्यों? उसका क्या जवाब दूं? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे और कितने लोगों के साथ वो अपना काफिला बांधते रहेंगे। ये वो यात्रा है जिसमें राहुल गांधी के पीछे डफली बजाते वो सज्जन चलते हैं जो भारत के टुकड़े होने का नारा दे चुके हैं। इसलिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को इस बात का कहीं भी आपको इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक दिलचस्प तस्वीर और देखिए। सुबह में राहुल की यात्रा में पाकिस्तान समर्थित नारे के आरोप लगते हैं और शाम होते होते उसी खरगोन में पूरी गांधी फैमिली पूजा अर्चना करने लगती है। राहुल ध्यानमग्न हो जाते हैं, मगर ऐसा करके भी वो वोट नहीं बटोर पाते। वोटर तो मोदी की तरफ ही आकर्षित होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने 13 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। बस कुछ ही देर में वह अहमदाबाद के जुहापुरा पहुंचने वाले हैं। यहां पर मुसलमान ही हार जीत डिसाइड करते हैं। ओवैसी हर 13 सीट पर जा रहे हैं और जमकर मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी भुज मांडवी विधानसभा में भी गए, जहां मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी तक बिल्किस आफ्ताब सीएए की बात करने वाले ओवैसी ने आतंकी कसाब का चैप्टर खोल दिया। गुजरात चुनाव में कसाब कैसे आया, मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी को लेकर क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये एक असेंबली का चुनाव लड़ने में नहीं आया हूं, मैं बार बार आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या आपकी आवाज में आपकी तकालीफ को बयान करने वाले का साथ देंगे? आखिर भाजपा क्या करना चाहती है? क्यों बर्बाद करना चाहती है एनवायरमेंट को? क्यों बर्बाद करना चाहती है? 182 में 13 का सवाल है, सिर्फ मुसलमानों का ख्याल है, इसीलिए भाईजान पर बवाल है। मांडवी जाना है, वहां भी जाके भड़काऊ भाषण देना है। ये कांग्रेस और भाजपा बोलते हुए इसी जहां जाता भड़काऊ देता है, तो कोई बोलता ये भड़काऊ भाईजान है। जहां जा रहे हैं वहां मुसलमान चिल्ला रहे हैं। गोधरा के बाद भुज आए, पदयात्रा की, जलसा जमाया, मांडवी गए, हर जगह मुसलमान का टेप सुनाया। बिल्किस को लाए, आफ्ताब ले आए, सीएए की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, कांग्रेस बीजेपी को खूब सुनाया, मुसलमानों को खूब डराया। अब भाईजान अजमल कसाब को लेकर आए हैं। भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध दवे साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या है बोलो? बोला ना उन्होंने, मैं ब्राह्मण हूं, तो कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोले। अगर मैं बोलता कि मैं मुसलमान हूं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया इसने। माने ब्राह्मण बोलना गुनाह नहीं है तो मुसलमान बोलना भी गुनाह नहीं है। सुनो भाजपा के अनिरुद्ध दवे, तुम ब्राह्मण है, मैं मुसलमान हूं, क्या बुरी बात है? मगर उन्होंने कहा कि अजमल कसब, अबे अजमल कसब गुजरात के चुनाव में कहां से आ गया? अजमल कसब का जिक्र किया ना, ये अजमल कसब कहां से आ गया? अरे अजमल कसब का जिक्र करके तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो?
और अजमल कसब के ताल्लुक से सुनो भाजपाइयों, जब अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जिसने मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली से कत्ल किया था, दहशतगर्द, वो अजमल कसब जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसकी लाश को मुंबई के कब्रिस्तान के लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं है, इसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये भी तो बोलते ब्राह्मण साहब, मगर मुसलमान बोल रहा है ओवैसी आपको। अब पुलिस बोलेगी इसकी तकरीर में देखो कुछ मिलता क्या। अगर मेरे पे केस बुक होगा तो अनिरुद्ध पर भी केस बुक होना चाहिए। ये तारीख है, अजमल कसब को जब फांसी दी गई थी, वारिस पठान कहां है? कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए, बोले इसको हमारी भारत की जमीन में हम दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। ले जाकर कहां फेंके नहीं मालूम वो अजमल कसब को, शायद समंदर में फेंक दिए होंगे। मगर इनको क्या जरूरत है अजमल कसब की बात करने की। दरअसल मांडवी से बीजेपी के कैंडिडेट अनिरुद्ध दवे ने अजमल कसाब का जिक्र किया था। इससे पहले भी चुनाव में बीजेपी के लिए अजमल कसाब एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अजमल कसाब का जिक्र छिड़ते ही उसके मजहब से खुद को जोड़कर क्यों देखने लगते हैं ओवैसी। अजमल कसाब को अपनी तकरीर में ओवैसी ने क्यों जगह दी? भाईजान मांडवी में इतना मुसलमान क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए। दरअसल मांडवी विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ पर 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21,000 के करीब राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाटीदार और दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हिंदू यहाँ पर बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसलिए लगातार यहाँ पर बीजेपी की जीत होती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काट दिया है और जडेजा की जगह अनिरुद्ध भाईलाल दवे को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दिया है। इस बार ओवैसी को लगता है कि 50,000 मुस्लिम आबादी में अगर वो अच्छी खासी सेंध लगा लेते हैं तो बात बन सकती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो तो वोट कटवा हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक झूठा इल्जाम लगाती है कि मजलिस खड़े रहने से भाजपा को फायदा होता। मुझे अभी शकील समा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन लीडर था, क्या नाम बोले, राजेंद्र जडेजा, ये राजेंद्र जडेजा बड़ा जोकर है। और अगर राजेंद्र जडेजा के कोई चाहने वाले यहां पर हैं तो जाकर उनको कहना कि मैंने उनको जोकर कहा है। थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा। अरे राजेंद्र, तू भाजपा में क्यों भाग गया? फिर हमको गाली दे रहा था तो क्या नरेंद्र मोदी ने चाय की प्याली में तुझे मलाई खिला दिया जो वहां भाग गया? अरे आप हम पर इल्जाम लगाते हैं और इल्जाम लगाकर खुद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी है। भाईजान को कोई बीजेपी की बी टीम कहता है तो ओवैसी को बहुत ज्यादा चुभ जाता है। और जब उन्हें पता चला कि मांडवी से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जडेजा पहले बीजेपी में थे, अब टिकट के लिए कांग्रेस में चले आए, तब उन्होंने राजेंद्र का नाम लेकर कांग्रेस को भी लपेट लिया। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी जिस तरह से कक्ष में भीड़ जुटा रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या जमीन पर भी भाईजान वो दम दिखा पाएंगे? आप किसको करोगे? वो तो मेरे पर्सनल, वो नहीं बता सकूंगा। मुझे लग रहा है ओवैसी को करोगे आप। ओवैसी को करूँ, मोदी जी को करूँ, चाहे राहुल गांधी को करूँ, वो मेरा पर्सनल है ना। वो तो राहुल गांधी पसंद है क्या आपको? आप मेरे को सब पसंद है, ऐसी बात नहीं है क्या। देश का जो काम करेगा वो तो सही है। मोदी जी ने काम किया? मोदी जी हुए, आप वाले हुए, चाहे वो राहुल हुए, जो काम करे ओवैसी हुए। क्या सुना है आपने
केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल तो वो दिल्ली में मुफ्त में दे रहा है, लाया वो क्या हाँ। स्कूल मुफ्त में दे रहा है, लाइट मुफ्त में दे रहा है, लेडीज के लिए बस मुफ्त में दे रहा है। मुफ्त वाली चीज चाहिए? नहीं मुफ्त वाली क्यों चाहिए, ऐसा आपको नहीं चाहिए है। मुफ्त वाली वो चीज? मुफ्त वाली वो अपने घर में से कुछ नहीं देता है, वो अपना ही पैसा है, अपने को लूटा रहा है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं वो अपना घर से दे रहा है, वो खुद ऐसे पैसे वाला तो है नहीं, हाँ। वो अपना पैसा तो आप चाह रहे हो कि केजरीवाल को यहाँ पर आए? बदलाव चाहिए, कुछ हो जाए। हम ऐसा नहीं बोलते, वो मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार भी चलता है, ऐसा बात नहीं है। विकास होना चाहिए। पूरे भुज में आप घूम के आओ, पूरे भुज में गटर छलक रहा है, आप बोलते हैं भुज का विकास हुआ, विकास क्या हुआ है भुज का? आप लोगों के बीच में एक हल्ला होता है, मैं देखता हूँ कि ये 3 तलाक और जो हिजाब वगैरह मुद्दा, हिजाब ये सब मुद्दा है क्या अभी भी आपके बीच में? हमारे तो सब फुटकम गुफ्त है, कोई वो नहीं है। लेकिन ईरान वगैरह में तो देखिए हिजाब का खुल के विरोध होता है। वो अलग रहते, वो अपने वो उसका करे, अपना करेंगे। आप उसका समर्थन करते हैं? किसका? हिजाब वगैरह का जो भी चल रहा है, मतलब मोदी जी ने जो लिया उसका विरोध कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बुर्का तो हमारा क्या है, मुसलमान का बुर्का तो है ही हमारा, बराबर, इसको कोई उतार नहीं सकता है, ठीक है, बराबर। हाँ। वो उसको तो मोदी को तकलीफ नहीं है, जो बीच में उसको तकलीफ है। किसको तकलीफ है बीच में? जो बीच में है बेवड़े बहुत है, हाँ। उसको तकलीफ है, मोदी को कौन सी तकलीफ है? बेवड़ा किसको कह दिया आपने बीच में भाई? बहुत है बेवड़े, देखो जाके। इस बार किसकी, यहाँ पे किसको आप जिताने जा रहे हैं ये बताइए? बीजेपी को दे रहे हैं वोट या ओवैसी साहब को दे रहे हैं? पूरे साहब। ओवैसी क्या किया? ओवैसी क्या करेंगे? जो करेगा वो करेगा, अभी देखेंगे। मोदी को आजमा के देख लिया, अभी इसको भी आजमा लेते हैं। ओवैसी ने पहले 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो 13 सीट पर ही लड़ने जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ओवैसी को जितना वोट मिलेगा, कांग्रेस को उतना डेंट लगेगा। ऊपर से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली मॉडल से गुजराती मुसलमानों को रिझा रही है। अब ऐसे में ओवैसी कुछ कर पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में 95 सीट पर लड़े थे, 94 में जमानत जब्त हो गई थी, एक भी सीट नहीं मिली। बिहार बंगाल में भी भीड़ जुटाई थी, खूब डायलॉग सुनाया था। बंगाल में भी पतंग कट गए, बिहार में जो जीते थे वो भी लालटेन के साथ लटक लिए। गुजरात में नगर निगम चुनाव में 8 में से 7 सीट पर जीत मिलने के बाद ओवैसी को ऑक्सीजन मिला है। ऐसे ही नहीं पसंद है तो कौन? ओवैसी पसंद है? हाँ। क्यों ओवैसी क्यों पसंद है? ऐसे ही। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं, घर में हाउसवाइफ है? नहीं, हाउसवाइफ है। हाँ। हाउसवाइफ है। हाँ। तो इस बार किसको वोट देने जा रही है ये बताइए? ओवैसी को। ओवैसी को? हाँ। ओवैसी क्या करेगा? मतलब क्या पसंद है जो आपको ओवैसी इतना पसंद आया, ये बताइए। नाराज किस लिए हैं मोदी जी से, ये बताइए। मोदी जी क्या काम नहीं करता है यहाँ पे? तो भुज चमका नहीं? भुज में अच्छा काम नहीं हुआ है? नहीं। क्यों, क्या कमी है यहाँ पे? कुछ भी नहीं करता है। मोदी साहब लेके आए थे अभी 3 लाख और 2,67,000 का सब्सिडी, उसका भी अभी टॉप अप हुआ है। 5 लाख रुपया जो कर डाली है, फिर इससे माँ कार्ड जो अमृतन कार्ड है 5 लाख तक वो उसमें दवा फ्री हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे काम मोदी, वो दिखते नहीं है, खाली केजरीवाल का तो 2 ही दिखता है, 300 यूनिट। बाकी मोदी साहब का तुम अंदर से जो सब ये पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चले मोदी साहब ने कितनी ये योजनाओं का लाभ भी आप ले रहे हैं? हम लिए ना अभी हमने। हाँ, अमृतन योजना का लिया हमने, हाउसिंग योजना का लिया, सबने लिया है। आयुष्मान योजना, हाँ, और उजाला गैस का वो गैस है आपके यहाँ पे, सब्सिडी मिलती है, बीपीएल कार्ड में मिलती है। कई मुसलमान तो कहते हैं कि हम तो लाइन में लगे रहते हैं, हमको मिलता ही नहीं है। सच है ये? वो सब गलत बात है। इसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ ही नहीं है। मोदी साहब जो काम करते हैं वो कोई हिंदू मुसलमान देख के नहीं करते हैं, वो पूरा ग्रांट सबको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं, सब एक ही है। वो तो सब इलेक्शन टाइम पे भड़काऊ भाषण देते हैं, बाकी मोदी साहब का काम हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। ओवैसी साहब की दाल नहीं गलने वाली है, वो तो वोटिंग के टाइम पता चलेगा। आपके सामने पोस्टर देखो ओवैसी का लगा हुआ है, उनका क्या होगा? वो भी उसी हिसाब से लड़ेगा, उसको जो लगे, कभी हम भी कुछ आए तो हम भी लड़े, उसको उसी हिसाब से लड़ने। ओवैसी को सपोर्ट मिल रहा है तभी तो यहाँ पर आया है ना। हाँ, तो उसको कोई आदमी हो, सब सपोर्ट देंगे, सब बैठने वाले हैं, अभी कोई भी खड़ा रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान इतना बटा हुआ क्यों है? बटा हुआ क्यों है? बटा नहीं है, जो जिसको ऐसा लगे कि वो अच्छा है तो वो उसको देगा, उसको लगे वो अच्छा है, जो काम करेगा उसको हम देंगे। आपको कौन लगता है किसने काम किया है? हमको लगे मोदी साहब ने किया है काम, हम मोदी साहब को चुनेंगे और मत देंगे जरूर। अभी तक बेहतर किया है उन्होंने, बहुत बेहतर किया है, हम एरिया में सब बढ़िया किया है। लेकिन ये भी सच है कि विधानसभा का चुनाव नगर निगम का चुनाव नहीं है। गुजराती हिंदू भी मोदी मोदी बोलता है और अब गुजराती मुसलमान भी बोल रहा है। ऐसे गुजरात में ओवैसी क्या कुछ गुल खिला पाएंगे, ये देखना होगा। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब बार बार चकमा देने की कोशिश कर रहा है। वो कभी गजनी बन जाता है, सब कुछ भूलने का ड्रामा करता है, कभी छींकने लगता है और कभी दृश्यम की कहानी सुनाता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने आफताब वैसे तो नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन सवाल सुनकर छींकने लगता है। पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट से आफताब ने क्या क्या बताया, फरीदाबाद के जंगल में आज पुलिस को क्या मिला,
मुंबई के समंदर में पुलिस क्या खोज रही थी, इस रिपोर्ट में समझिए। गजनी का ड्रामा, दृश्यम से आइडिया और डेक्स्टर से ट्रेनिंग। But sometimes I have an urge too strong to ignore. आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी। क्राइम थ्रिलर फिल्में देखकर आइडिया लिया था। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट में यह बात सामने आई है। सोर्सेस का कहना है कि आफ्ताब ने एफएसएल के एक्सपर्ट के सामने खुद यह बताया है कि उसने क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम देखी। श्रद्धा को मारने, उसके बॉडी के टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने का प्लान उसने कई फिल्में और सीरीज देखकर ही बनाया था। फॉरेंसिक लैब के सोर्सेस कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले दिन एफएसएल के एक्सपर्ट ने आफ्ताब से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देख बच सकते हो। आफ्ताब से यह भी पूछा गया कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी है, तो आफ्ताब ने कहा हाँ, मैंने दृश्यम फिल्म देखी है और अब तो दृश्यम पार्ट 2 भी आ गई है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब से कई सवाल किए गए। उनके जवाबों में एक बात बेहद कॉमन है। दरअसल आफ्ताब पूनावाला अपना अधिकतर समय क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज और मूवी देखने में खर्च करता था। उसकी सर्च हिस्ट्री से भी काफी कुछ पता चलता है और उसने यूट्यूब से भी काफी कुछ सीखा है। आफ्ताब का जब पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया तो टेस्ट के दूसरे सेशन में आफ्ताब से 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए। एफएसएल के टॉप सोर्सेस का कहना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब बार बार छींक रहा था। वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को हल्का जुकाम भी था, लेकिन पुलिस को यह भी लगता है कि वो जांच को भटकाने की कोशिश भी कर रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो गजनी की तरह भूलने का नाटक करता है, अपने बयान बदलता है और पॉलीग्राफ टेस्ट में वो छींक कर सही रीडिंग्स को टेम्पर करने की कोशिश करता है। मुमकिन है कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट को चकमा देने का भी कोई तरीका सीखा हो। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि हाउ टू चीट अ पॉलीग्राफ टेस्ट, कैन यू फूल अ लाई डिटेक्टर, तो कई तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। इनमें तमाम तरह की ट्रिक्स बताई जाती हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन को आप कैसे चकमा दे सकते हैं। जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है उसे अपने इमोशंस को छिपाना होता है, साइकोलॉजिकल रीडिंग्स सही ना आए, इसकी पूरी कोशिश करनी होती है। अभी आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 2 घंटे पहले से चल रहा है। जी सर, कितने दिन, ये तीसरा दिन है, तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है, क्या कुछ उसका बिहेवियर है? क्वेश्चनिंग की जा रही है उससे। हाँ। और वो कंटिन्यू है अभी भी। हाँ। पॉलीग्राफ टेस्ट कोऑपरेट कर रहा है सर, सवाल का जवाब दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। क्वेश्चनिंग जारी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है? हाँ जी, हो रही है, तीनों दिन हुई है, हो रही है तीनों दिन। व्यवहार सामान्य है सर? क्वेश्चन सर, व्यवहार को लेकर व्यवहार ठीक होता है तभी ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। हाँ। दिल्ली एफएसएल के टॉप सोर्सेस से पता चला है कि गुरुवार को पॉलीग्राफ टेस्ट के फर्स्ट हाफ में आफ्ताब एफएसएल एक्सपर्ट के सवालों के जवाब जल्दी दे रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में वो हर सवाल का जवाब रुक कर देने लगा। उसने एफएसएल के एक्सपर्ट से फीवर होने की बात कही। एफएसएल के सोर्सेज ने इंडिया टीवी को बताया कि आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसका बिहेवियर बेहद चौंकाने वाला है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिसने श्रद्धा को मारकर उसके 35 टुकड़े कर दिए, हर रोज उसे ठिकाने लगाने की तरकीब खोजी और उसे ठिकाने भी लगाया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। एफएसएल के टॉप सोर्सेस ने बताया कि आफ्ताब की किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगता कि श्रद्धा की मौत का उसे जरा भी अफसोस है। आफ्ताब ने एफएसएल एक्सपर्ट से कहा कि मुझे सिगरेट पीना है। उसने कहा कि पता नहीं पुलिस वाले मुझे यहां लेकर क्यों आए, मैं तो पहले ही सब कुछ सच बता चुका हूं। एफएसएल सूत्रों का कहना है कि अधिकतर सवालों का जवाब आफ्ताब महज एक लाइन के उत्तर में दे रहा है। वो ज्यादा डिटेल बताने से खुद बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने पुलिस को यह जरूर बताया कि उसने क्राइम सीरीज डेक्स्टर देखी है। Knowing if someone knows who I am
That's it. डेक्स्टर में यही दिखाया गया कि कैसे एक सीरियल किलर अपना टारगेट सिलेक्ट करता है, उसका मर्डर करता है और उसके बॉडी के कई टुकड़े करके फेंक देता है। दिल्ली पुलिस ने आफताब की सर्च हिस्ट्री भी खंगाली है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक उसने गूगल पर ह्यूमन एनाटॉमी भी सर्च किया था। उसने इंटरनेट पर खोजा था वेज टू चॉप अ बॉडी, जिससे उसे ये पता चले कि वो श्रद्धा के बॉडी को कैसे काट सकता है। उसने ये भी सर्च किया था कि हाउ टू रिमूव द ब्लड स्टेन्स, केमिकल्स टू डिस्पोज ऑफ ए बॉडी, यानी खून के धब्बों को फर्श से कैसे हटाया जा सकता है ताकि वो फॉरेंसिक जांच में पकड़ा ना जाए। आफताब ने सर्च इंजन पर लिखा था वेज टू डिस्पोज ऑफ ए बॉडी। उसी के बाद उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े को अलग अलग डिस्पोज किया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लगा है कि आफताब के पास 2 मोबाइल फोन थे। एक मोबाइल फोन लापता है, जबकि दूसरा मोबाइल फोन इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। जांच में यह भी पता चला है कि आफताब ने मोबाइल फोन से कई चैट्स और कई फोटो डिलीट की थी। इसीलिए इस रिकवर मोबाइल फोन का डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लग सके कि आफताब ने कौन कौन से सबूतों को अपने मोबाइल फोन से मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस के सूत्र ये भी कहते हैं कि आफताब से जब उसकी सर्च हिस्ट्री को लेकर सवाल किया गया तो वो पहले तो हैरान रह गया। उसने पुलिस से ये तो कह दिया था कि आवेश में उसने श्रद्धा को मार डाला, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।